178 वोट से आप चुनाव हारे हैं। क्या अगर ये सिचुएशन उल्टा होता, 178 वोट से अगर फैसल रहमान चुनाव हारे होते और ये जो फर्जी वोटिंग का जो मामला होता, तो क्या पवन जायसवाल जी आवाज उठाते क्यों ऊपर? आरजेडी के लोग आरोप लगाते हैं कि जहां वो खोजो वहां दारू मिल जा रहा है। सबसे ज्यादा पीने वाला तो आरजेडी का लोग होगा। मेरा मेन पॉइंट कहने का यही है कि कुछ लोगों का आरोप ये है कि जब यहाँ गांधी चौक था तो बगल में अटल चौक बनाने की क्या आवश्यकता थी। सोशल मीडिया पर लगातार ये फोटो वायरल हो रहा है, चर्चा हो रहा है कि पवन जायसवाल जी अमित शाह जी से मुलाकात हुई है। का बात हुआ था वहाँ? नीतीश कुमार जी के सरकार में जो शराबबंदी हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? कौन वोट कितना काट लेगा कोई विषय नहीं है। मुझे ये देखना है कि ढाका की राजनीति में ढाका के हमारे विचारधारा के जो लोग हैं उनका सहयोग और समर्थन हमको मिल रहा है कि नहीं। विधायक जी के पास ऐसा सूची है कि कब कौन कितना बज के कितना मिनट फ्लाइट पकड़ा है दिल्ली में, और दुबई उतरा है, दोहा उतरा है, कतर उतरा है, कहाँ कितना बज के कितना मिनट उतरा है। नमस्ते प्रणाम, मैं अनिकेत रंजन, सन ऑफ किसान। स्वागत है आपका बिहार का सबसे चर्चित शो अदालत द ट्रूथ में। जी हाँ, आज के शो में जनता की अदालत में आज के जो गेस्ट हैं वो हैं अखिल भारतीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व भाजपा से विधायक ढाका विधानसभा के पवन जायसवाल जी। तो जी हाँ, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय पूर्व विधायक पवन जायसवाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार का सबसे चर्चित शो अदालत द ट्रूथ में। कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत अच्छा। कैसा देखते हैं इस शो को आप? नहीं, अच्छा प्रयोग है। यहाँ इस शो का फॉर्मेट हम लोगों ने तय किया है कि एक भी सवाल हम लोग अपने मन से नहीं पूछते हैं। जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनका फोटो हम लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं और वहाँ से जो सवाल आते हैं वही सवाल हम अपने अतिथि से पूछने का काम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछूं उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज के अतिथि हमारे पवन जायसवाल जी हैं, पूर्व विधायक और अखिल वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इतना ही नहीं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि शुरू में इन्होंने राम रहीम सेना का गठन भी किया था और जिसके तहत अनेकों मतलब सैकड़ों गरीब और अनाथ बच्चियों का सामूहिक विवाह करवाना, उनके कल्याण के लिए सोचना, इतना ही नहीं, उन जिनकी शादी होती थी उनके लिए रोजगार का व्यवस्था भी कराना, ये तमाम चीजों के दौरान अपना परिचय बनाना, अपना पहचान बनाना और राजनीतिक पकड़ के साथ निर्दलीय चुनाव जीत कर आना, ये सब पहचान रहा है विधायक जी का। तो सबसे पहला सवाल, जनता की अदालत में आप पे पहला आरोप है कि चुनाव जब आप हार गए हैं तो इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, जबरदस्ती लड़ने को तैयार हैं, क्यों? पहली बार तो चुनाव हारे नहीं है। 2001 से हम चुनाव लड़ते हैं। 2001 में पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़े। बजरंगी नारायण ठाकुर जी समाजवादी नेता थे, उनसे चुनाव लड़े थे। 2001 लड़े। 2003 में जिले का सबसे बड़ा चुनाव एमएलसी का चुनाव लड़े। 211 वोट से हार गए थे। स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2006 में जब मेरा जिला परिषद सीट 2005 का फरवरी विधानसभा का चुनाव लड़े थे। 19,000 वोट आया था। हार स्वीकार कर लिए थे। 2005 का नवंबर 29,000 वोट आया। 1700 वोट से हार गए। हार को स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2006 में मोतिहारी से जिला परिषद लड़े थे। ढाका का महिला हो गया। वाइफ यहाँ से लड़ रही थी, हम मोतिहारी लड़े। 26 वोट से चुनाव हार गए, स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2009 में एमएलसी का चुनाव लड़े, हार गए, हार स्वीकार कर लिए। 2010 में निर्दलीय विधायक बने 1700 वोट से। जी बिल्कुल। जीत के चले आए थे। 2015 हार गए, हार स्वीकार कर लिए। 2020 जीत गए। बिल्कुल। 2025 में चुनाव आयोग ने 119 वोट से मुझे आगे दिखा दिया। जी। अपने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कि 28 राउंड का काउंटिंग होना था ढाका में और 28 राउंड बाई 28 राउंड कंप्लीटेड पवन कुमार जायसवाल बीजेपी 119 वोट लीडिंग। मतलब क्या हुआ कि 28 राउंड के समाप्ति के बाद 119 वोट से हम चुनाव जीत चुके थे। ये मेरा कहना नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन के साइट पर था। जी।
15 मिनट के बाद इलेक्शन कमीशन के साइट पर अपलोड हुआ कि 28 बाई 28 राउंड कंप्लीटेड, आरजेडी प्रत्याशी 178 वोट से विजयी, लीडिंग। अच्छा लीडिंग, हाँ, ये कभी भी संभव नहीं था। लीडिंग तक कोई एक ही आदमी करेगा 28 बाई 28 राउंड में। जी बिल्कुल। तो अगर हम कर गए तो बाद में दूसरे किसी एक करने का तो कोई सवाल था नहीं। तो ये मामला ऐसा था कि दोनों पक्ष पटाखा बजा रहे थे। तो एक नेता के रूप में चूंकि 1,12,549 लोगों ने हमको वोट दिया, मेरा फर्ज था बिल्कुल कि रिकाउंटिंग के लिए प्ली करना। हम रिकाउंटिंग के लिए अपना प्ली लिए। चूंकि ईवीएम मशीन था, करने में काफ़ी समय लगता, जिला प्रशासन को भी परेशानी हो रही थी, तो मैंने आरजेडी के प्रत्याशी को भी बुलवाया डीएम साहब के सामने में, कहा कि नहीं बुला लीजिए आप। और पर्यवेक्षक के रूप में मैंने कहा, ना कि डीएम साहब बुला रहे थे, मैंने डीएम साहब को सजेस्ट किया कि आप आरजेडी के प्रत्याशी को भी बुला लीजिए जी, और बैलेट पेपर जो है उसको कुछ देख लिया जाए। ठीक है। मैंने कह के आरजेडी के प्रत्याशी को बुलवाया, मैं अपने बगल में बैठा दिया, और जो बैलेट कुछ देखना था, टेम्पररी जो होना चाहिए, हम लोगों ने उसको देखा। और हम डीएम साहब को बोले कि चलिए अभी जो होना है हो गया। चूँकि 10-11 बैलेट पेपर ऐसा भी था जो बिना मोहर का था, बिना सिग्नेचर का था, उसको वैलिड मान लिया गया था। तो आपत्ति भी दर्ज किया, लेकिन उस समय जीत का अंतर तो 178 दिखाया था लोग। मैंने कहा भी कि ये अपलोड चुनाव आयोग की गलती से, इसमें दोषी चुनाव आयोग को मानते हैं ये कहा जी साहब को, कहा कि भाई ये कैसे लोड हो गया, ये तो जिला प्रशासन के स्तर से या चुनाव आयोग की गलती हो सकती है जी, कैंडिडेट का तो कोई बात है नहीं जी जी। ये जो भ्रम फैला चुनाव आयोग के कारण फैला। फिर हम बाहर निकले, हम बोले कि तत्काल जो हमको देखना था देख लिए थे, लेकिन ढाका में चुनाव के दिन क्या हुआ वो सबको मालूम है। चुनाव के दिन जो बोकस पोलिंग, फर्जी मतदान हो रहा था, 6 जगह पीठासीन पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज किया, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 6 महिला 9 पुरुष, 25 लोग और भी थाना में पीआर बॉन्ड पर छूटे, 15 लोग जेल गए। तो ये सब चीज़ चुनाव के दिन हुआ था, जो मुझे भी जानकारी थी और ये सरकारी आंकड़ा में भी दर्ज है। तो हार स्वीकार करने का सवाल, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट हुआ हम तो स्वीकार करके ही निकले ना भाई। लेकिन जब मतगणना के बाद में ये संज्ञान में अगर आ जाए कि फर्जी वोटिंग विदेश में रहने वाले का 298 हुआ है, 45 मरे हुए लोगों के नाम पर वोट हुआ, 41 डबल नाम वाले, दोहरे नाम वाले के नाम पर वोट हुआ, मोतिहारी जेल में 3 बंद है उनके नाम पर वोटिंग हुआ, 1057 राज्य से बाहर रहने वाले जो बाहर हैं उनके नाम पर वोटिंग हो गया। ये कुल संख्या 1444 होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जीत के अंतर से ज्यादा अगर फर्जी मतदान आप साबित कर देंगे तो चुनाव रद्द हो जाएगा। तो मेरा अंतर तो केवल 178 का है, 78 का है, 298 विदेश में है जिसके नाम पर वोट गिर गया। तो ये बताइए कि यहाँ हार स्वीकार करने की बात नहीं है, यहाँ बात है कि अगर मेरे पास ठोस प्रमाण है, ठोस आधार है, तो 1,12,549 लोगों का जो श्रद्धा था, जो इच्छा थी कि पवन जायसवाल विधायक बने, भाजपा का विधायक बने, ढाका में एनडीए का विधायक बने, उनके अरमान, उनके सोच पर भी हमको खरा उतरना था। तो मैंने कौन सा गलत कर दिया? कोई कुश्ती लड़ने थोड़े हम जा रहे हैं, हम न्यायालय गए हैं, और अंतोगत आदमी जाता है तो कहाँ जाता है। आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, किस किस को पार्टी बना दिए हैं आप? फैसल रहमान जो वहाँ के विधायक हैं उनको भी आपने पार्टी बनाया है? बनाना पड़ेगा ना, वो तो रूले कहता है जी। कोई हम जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको तो पार्टी बनाना पड़ेगा, पक्ष तो उन्हीं को रखना पड़ेगा ना। चुनाव आयोग पक्ष रखेंगे, डीएम साहब रखेंगे, एसडीओ रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त रखेंगे, मुख्य। लेकिन वो तो नियमानुसार निर्वाचित हुए हैं। पार्टी तो इसीलिए न बनाया जाता है कि उनको अगर मेरे बात में कई गड़बड़ी लगे, अगर हम जिसको मृत कर रहे हैं अगर उनको भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमको लगे कि नहीं भाई जीवित है तो पक्ष रखेंगे, ये तो राइट है। बनाना तो नियम है कि बनाना ही पड़ेगा, नहीं भी बनाना चाहेंगे तभी बनाना पड़ेगा हमको जी। किन किन पर नोटिस करवाए हैं आप? नहीं, हम नोटिस क्यों करेंगे, मतलब ये तो हाई कोर्ट के थ्रू। हाई कोर्ट में कौन है भाई? आरओ है जी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, तो जो आरजेडी के प्रत्याशी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो भी गड़बड़ी थी
इन लोगों ने तय किया, सब चीज नियम के अनुसार चले, लोग चुनाव करवाए। तो आपको नहीं लगता है कि पोलिंग जिस समय हुआ वहां जो मौजूद पदाधिकारी थे उनको पहचानना चाहिए था कि ये आदमी तो यहाँ नहीं है, तो इसका वोटिंग कैसे हो रहा है? पदाधिकारी कैसे कोई चीज सकता है कि पवन जायसवाल कौन है? पदाधिकारी का ये पदाधिकारी को तो फोटो से मिला जी, ये व्यक्ति है कि नहीं है। अब ये जो व्यवस्था है कि नकाब में जाना है, ओ, ये बताइए कि नकाब हटाने के लिए कितने लोग चाहिएगा? कोई अगर अकलियत गांव है, वहाँ 500 महिलाएं वोट देने जा रही हैं, वो अगर नकाब में हो तो क्या 500 महिला को नकाब हटाने के लिए कोई पुलिस कहेगा? लेकिन ये तो नियम था, बताया गया था कि नकाब हटाना होगा वहाँ। हटाना होगा नहीं, आप आपत्ति करेंगे जी, तब वहाँ पहचानने के लिए जी, सेविका, सहायिका जो भी हो, सरकारी कर्मी महिला है जो पहचान करेंगे कि आधार कार्ड से ही व्यक्ति है कि नहीं। आपत्ति होने के बाद तो आपत्ति कौन करेगा? सवाल ये उठता है ना कि अगर मेरी बहुलता है, मेरा वर्चस्व अगर गांव में है तो वहां आपत्ति करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? हमने सुना कि कुछ जगह जो मारपीट का जो घटना हुआ था, इसी तरह की आपत्ति की गई कि यहाँ पे फर्जी पोलिंग हो रही है, तो वहाँ मारपीट भी की गई। चंदनवाड़ा गांव है जी, हमारे पड़ोस में गांव है, जी, जी, पूरी मुस्लिम आबादी है वहाँ पे। हमारे मुस्लिम वर्कर वहाँ पोलिंग एजेंट थे पे, और मजबूती से वो फर्जी मतदान को रोका भी, बिल्कुल किया। जैसे हाफ टाइम में निकला होगा बाहर तो उसके साथ मारपीट हो गया, उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ। तो हर कोई पिटा के मारपीट खा के फर्जी मतदान का विरोध तो करेगा नहीं करेगा। तो जहां वर्कर मजबूत थे, लड़ सकते थे, मिल सकते थे, बोल सकते थे, तो वहां तो गिरफ्तारी भी करा दिया, वहां तो मार भी खा लिया। लेकिन जहां कमजोर रहे होंगे, मार खाने के लायक नहीं रहे होंगे, कैसे मार खाया, नेता कौन कहेगा मेरे लिए अब मार खाई, तो वहां वो नोट जरूर कर लेते थे कि कौन व्यक्ति वोट देने जा रहा है, किसके नाम पर वोटिंग हो रहा है। तो वोट समाप्ति के बाद जब सबको पता चला कि भाई 6 गो FIR हो गया, इतना गिरफ्तारी हुआ, तो बड़ी श्रद्धा से उन लोगों की जब बैठक हम बुलाए तो उन लोग हमको बताया कि भाई हमारे बूथ पर फर्जी वोटिंग में विदेश में जो व्यक्ति है उसका ही वोटिंग गिर गया। लेकिन इसका मतलब कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ जातीय रंग का भी मतलब और धार्मिक रंग का भी भय था, जिसके चलते वो लोग नहीं बोल पाए, सीधे तौर पे कह सकते हैं। जैसे आप बहुत मजबूत आदमी हैं जी, आप क्रिमिनल भी होंगे जी, तो आपका वर्चस्व तो गांव में हो ही जाएगा ना, कि नहीं होगा। और किसी एक वर्ग का मतलब किसी गांव में किसी हिंदू समाज का ही बहुत वर्चस्व हो जाए, पूरे समाज का एकता बन जाए कि नहीं भाई हमको यहाँ अनिकेत रंजन जी को वोट देना है, तो वहाँ 5 आदमी विरोध करना चाहेगा तो उसको तो पूरे समाज से जोखिम झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो जहाँ झेलने लायक वर्कर थे वो तो झेल लिए, लेकिन जहाँ वर्कर गड़बड़ी पकड़ के रख सकते थे और बाद में उसको बताने में उचित समझे, उन लोगों ने बताया। और समीक्षा के क्रम में जो चीज़ सामने आया वो काफ़ी आश्चर्यजनक था। जब बूथ एजेंटों की बैठक हमने किया और जो विषय सामने आया उसमें 298 का मामला आया विदेश वाले का, 45 मरे हुए, 41 डबल नाम वाले, 3 जेल वाले और 1057 बिहार से बाहर रहने वाले। और बिहार से बाहर वाले ने भी शपथ पत्र करके दिया है कि मेरा नाम फल्ला रहमान है, फल्ला बूथ संख्या, फल्ला क्रम संख्या पर मेरा नाम है, मैं 11 तारीख को ढाका विधानसभा के मतगणना में वोटिंग करने नहीं गया था, जैसे की जानकारी मिल रही है मेरे नाम पर फर्जी वोटिंग हो गया। ये बताइए कि ये 1444 नाम हुआ, इसमें से सभी अकलियत है, टोटल मुस्लिम समाज का नाम है जो भी इसमें नाम आया, जो विदेश रहते हैं। आप ही बताइए कि इससे ठोस आधार तो हो नहीं सकता है पूरे देश में। ये मामला एक सिंगल मामला है, इस प्रकार का सिंगल मामला सामने आया है। तो ऐसे अनोखे चीज को अगर पवन जायसवाल छोड़ देगा तो पवन जायसवाल के बारे में लोग क्या समझेंगे? बात जीत और हार का नहीं है, बात है कि गलत सोच वाले जो लोग हैं, जो फर्जी मतदान को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, फर्जी मतदान में शामिल लोग हैं, इस साजिश में जो शामिल नेता हैं राजद के, उन सभी लोगों के ढोल का पोल खोल देना भी हमारी प्राथमिकता है। तो पवन जायसवाल जी हारे नहीं, हराए गए हैं। ये बात अभी कहने से क्या फायदा, ये तो न्यायालय को तय करना। जैसा कि आप बता रहे उसे तो यही साबित हो रहा है कि आप को हराया गया है। हम जो बता रहे हैं ये बात जो सामने आया उसके आधार पर, उसके आधार पे निर्णय न्यायालय को करना है और 6 महीना के अंदर में निर्णय करने का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर राहुल कुमार लिख रहे हैं कि अपने पार्टी की अंतःकलह की वजह से पवन जायसवाल चुनाव हारते हैं और आरोप लगा रहे हैं सामने वाले प्रत्याशी और मुस्लिम समाज पे। देखिए पवन जायसवाल का वोट आज तक घटा ही नहीं, 19,000 से बढ़ के 1,12,549 हो गए, आज तक मेरा वोट नहीं घटा। इस बार भी 14,000 वोट मेरा बढ़ गया। तो पवन जायसवाल
कि हारने का सवाल कहाँ से उठता है? नेता की पूंजी तो वोट है। तो फिर चूक, दिन प्रतिदिन मेरा वोट बढ़ते गया, तो चूक कहाँ रह गई? में और फर्जी मतदान में अगर हम चुनाव हारते हैं तो ऊपर में जो न्यायिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मंच बना हुआ है वहां तक हम अपनी बात को लेके गए हैं। तो इतना विपक्ष तिलमिलाया हुआ क्यों है? राजद वाले इतना परेशान क्यों है? राजद के और राजद मानसिकता के जो लोग हैं इनको तो और न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए कि भाई न्यायालय तय करेगा। ये परेशान क्यों रहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा? अरे कुछ होगा कि नहीं होगा? अभी तो सत्ता आप ही के हाथ में है, विधायक आप हैं वहां के, तो आप जनता का काम कीजिए। अपने नेताजी को कहिए कि कोर्ट में जाके जवाब दें। कुछ राय देना है तो नेताजी को दीजिए। सोशल मीडिया पर थोड़ी दलील देने से थोड़े काम चलता है। पवन जायसवाल के पास जो आंकड़ा है, जो साक्ष्य है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीना के अंदर में कोर्ट का नियम है 178 से हार हुई है। 178 दिन से पहले ढाका विधानसभा का चुनाव परिणाम माननीय न्यायालय के निर्देश से बदलना चाहिए, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चूंकि हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है। मिला गए राजद वाले। सोशल मीडिया से ही हम लोग सवाल उठाते हैं, तो एक और सोशल मीडिया से हमारे सोनू साहू जी हैं। इनका सवाल है कि जब चुनाव हुआ, लोकसभा, शिवहर लोकसभा चुनाव हुआ, तो ये आमतौर पर एकदम खुलेआम जो है रितु जायसवाल का समर्थन करते हुए दिखे, जिसके वजह से और भी जाति के जो वोट हैं वो कट गए हैं इस बार और चुनाव हार गए हैं। जिन महानुभावों ने आपको कहा उनको ये जानकारी नहीं है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र में 1,15,000 मुस्लिम, 28,000 यादव आबादी है। पूरे राज्य में ऐसा माना जाता है कि माई समीकरण आरजेडी के साथ रहा है, लेकिन ढाका विधानसभा में हमें मुस्लिम समाज का भी वोट मिल जाता है। वो 500 मिले, 1,000 मिले, 2,000 मिले, जो मिले। हमें यादव समाज का भी वोट मिल जाता है, 1,000 मिले, 2,000 मिले, 5,000 मिले। बाकी तो मास मुस्लिम समाज का जो वोट है पूरे बिहार में जो समीकरण है उसके हिसाब से होता है। तो 1,15,000, 28,000, 1,43,000 हुआ सर, कितना हुआ जी? 1,43 जी, 3,35,000 वोट है, 73% पोल हुआ। पूरे हिंदू समाज का पोलिंग परसेंटेज 63% है। 63 का मतलब होता है 1,26,000। जो बचे हुए वोट है उसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो 1,12,000, 12,500 वोट हमको मिल ही गया। ये बताइए कि हिंदू समाज में कौन ऐसी जाति है जिसका वोट हमको नहीं मिला? हिंदू समाज में कोई ऐसी जाति नहीं है जिस जाति का वोट पवन जायसवाल को ढाका में नहीं मिला। इसलिए इस गलतफहमी में किसी को रहने की जरूरत नहीं है कि किसी हिंदू समाज के जाति का वोट हमको नहीं मिला। कहने का उनका मतलब है कि एक प्रत्याशी राजपूत समाज से आ गए और एक प्रत्याशी वैश्य समाज से आ गए, जिसका नतीजा हुआ कि पवन जायसवाल जी चुनाव हार गए। कोई चुनाव में कोई कैंडिडेट लड़ेगा तो थोड़ा बहुत वोट उसको मिलेगा ही। हमें, हमारे यहाँ जनसुराज के प्रत्याशी तेली समाज से थे, वैश्य समाज से हम हैं। मास वोट जो तेली समाज का था वो पवन जायसवाल को मिला। अगर 8500 वोट मिला होगा जनसुराज को, तो इसमें से 3,000 वोट जनसुराज को हो सकता है, तेली समाज का मिला। बाकी वोट अन्य जाति वर्ग का है। मैनेजमेंट का वोट हो सकता है, किसी चीज का वोट हो सकता है। लेकिन आप मानते हैं कि वो 3,000 अगर उधर नहीं जाता? क्यों मानेंगे भाई? हम इस फेरा में जो पड़ेंगे, चुनाव तो कोई ना कोई लड़ेगा ही लड़ेगा। बिल्कुल। इतना वोट काट लेगा उसके फेरा में हम कहाँ पड़ेंगे? चुनाव लड़ना है, हमको आशीर्वाद लेना है लोगों से, अब इसके फेरा में हम पड़ेंगे। कौन वोट कितना काट लेगा कोई विषय नहीं है। मुझे ये देखना है कि ढाका की राजनीति में ढाका के हमारे विचारधारा के जो लोग हैं, एनडीए विचारधारा के जो लोग हैं, उनका सहयोग और समर्थन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ढाका की राजनीति में एनडीए प्रत्याशी के रूप में जो हमारे विचारधारा का वोट था वो मास वोट हमें मिला है। मिला नहीं तो 1,12,500 वोट कहाँ से मिला? इसलिए कोई ये कहे कि फलना चीज है लोकसभा चुनाव, कोई लोकसभा चुनाव नहीं, कहीं कोई ये सब विषय है ही नहीं। अदालत द ट्रूथ में अगला आप पे आरोप है कि पवन जायसवाल जी कोई 5 काम बताए जो सार्वजनिक तौर पे उन्होंने अच्छा काम ढाका विधानसभा क्षेत्र के लिए किया हो। 5 ही पूछ रहे हैं तो 5 ही बता। हाँ, 5 ही बताएं। ये लाल बकिया नदी है फुलवड़िया में। जी। फुलवड़िया घाट नेपाल से निकल के, जी जी जी, हमारे घर के बगल से फुलवड़िया होता है। ये लाल बकिया नदी हमारे क्षेत्र में 11 किलोमीटर है। नेपाल के बॉर्डर से शुरू होता है और मेरे क्षेत्र में 11 किलोमीटर है। आज़ादी के बाद से इस 11 किलोमीटर में एक भी पुल नहीं था। पहली बार विधायक बने जब 10 में निर्दलीय, तो फुलवड़िया घाट के पुल निर्माण का काम हम शुरू कराए थे 13 में, और 15 तक हुआ। 15 में हार गए,
लालू जी नीतीश जी की सरकार बनी और आरजेडी के विधायक बने। पूरे 15 से 20 में एक ईंटा भी नहीं जुटा उसमें। उसी समय जमुआ घाट हम शुरू किए, जमुआ घाट बन के तैयार हो गया। फिर 20 में हम चुनाव जीत गए। आज लाल बकिया नदी पर 11 किलोमीटर में 4 पुल, 3 पुल बन के तैयार हो गया। फुलवड़िया घाट चालू हो गया, जमुआ घाट चालू है, मधु छपरा के पास बन के पुल तैयार है, केवल अप्रोच बाकी है। और बलुआ गुआवारी के पास 73 करोड़ की लागत से पुल का टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू हो गया। ये तो पुल का मामला चला है। ढाका के नहरों में पानी का अभाव होता था, खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता था। 98 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड बीआर का निर्माण की स्वीकृति कराया, वो भी काम शुरू हो गया। ये चिरैया से भेलवा बाजार होते पूर्णिया की सड़क है, काफी जर्जर सड़क थी। 12 फीट 4 इंची की सड़क थी। मैंने कहा कि उसको हम 5.5 मीटर करेंगे तो करेंगे। केस लड़ना पड़ा, केस हुआ, हाईकोर्ट तक मामला गया, टेंडर को कैंसिल कराया और 42 करोड़ की लागत से चिरैया से भेलवा होते घोड़ासान तक की सड़क को स्वीकृति भी कराया और अपने रीजन में उसको शुरू भी करा दी। एक तरफ भारतमाला, एक तरफ इंडो नेपाल है, बीच में पतला सड़क रह गया ढाका से घोड़ासान का, उसको भी 75 करोड़ की लागत का 5.5 मीटर चौड़ा चौड़ीकरण करके दोनों तरफ 1-1 मीटर फ्लाइंग एक्स्ट्रा करके टेंडर करा दिए। पूरे ढाका विधानसभा क्षेत्र में मात्र 7 हाई स्कूल था 2010 के पहले। 2 जगह इंटर की पढ़ाई होती है, आज 42 जगह इंटर की पढ़ाई होती है। आखिर 2010 के पहले ही काम क्यों नहीं हुआ? 10 से 15 में 7 को हम 19 कर दिए। 15 से 20 में 1 क्यों नहीं खुला? योजना तो सरकार का था ही, तो 15 से 20 में क्यों नहीं हुआ? फिर 20 से 25 में 19 को बढ़ा के हम 42 कर दिए। ढाका में एसडीओ और डीएसपी गोदाम में बैठते थे और जज साहब बैठते थे मोतिहारी में, कोर्ट करने लोग मोतिहारी जाते थे। पवन जायसवाल ने ऐसा वकालत किया कि 3 करोड़ 72 लाख की लागत से अनुमंडल कार्यालय ढाका में बनवाया। जो कोर्ट मोतिहारी में चलता था उस कोर्ट को ढाका में शिफ्ट कराए। आज उल्टा हो गया, जज साहब गाड़ी से आते हैं ढाका में कोर्ट करने और लोग साइकिल से जाके ढाका में कोर्ट कर लेते हैं। बहुत खूब। तो हमको काम से मतलब हॉस्पिटल 10 बेड का हॉस्पिटल था। हाँ, ये नेक्स्ट सवाल भी मेरा था ही अस्पताल से रिलेटेड। तो घोड़ासान में 10 बेड का हॉस्पिटल था, ठीक है। उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड का करा दिए। हॉस्पिटल ही नहीं बनवाए, केवल डॉक्टर्स के रहने के लिए क्वार्टर भी बनवाए। ढाका का जो रेफरल अस्पताल था उसको 100 बेड का कराया जी। बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। एडिशनल पीएससी मेरे यहाँ 4 ही था। एक चंदनवाला जहाँ की चर्चा कर रहे थे फर्जी वोटिंग में, कुशमावा, चैनपुर और पचपकरी। आजादी के बाद से 4 था। अपने रीजन में 4 नया पास करा दिए, अब 8 हो गया। करसैया, गुरेनवा, भंडार और लखनसेन बन के तैयार है। अधूरा है, बचा हुआ है। करसैया आधा बना, कोर्ट का इशू हो गया। तो हमको मतलब है उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ 13 थे, हमारे यहाँ 45 उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति। 37 पंचायत है, हर पंचायत में हो गया। कुछ जगह जो एडिशनल पीएससी है उसमें मर्ज करते। तो हमको इन चीज़ों से मतलब, हम इन चीज़ों पर काम करते हैं। एक आदमी का और सवाल है कि विधायक पवन जायसवाल जी भी रहे, चुनाव हारे तो फैसल रहमान हुए, फैसल रहमान चुनाव हारे तो फिर पवन जायसवाल जी जीते, फिर पवन जायसवाल जी हारे हैं, फिर फैसल रहमान जीते हैं। ये लोग तो जीता तो है, लेकिन आज भी किसी भी सीरियस बीमारी का इलाज ढाका के अस्पताल में नहीं होता है, जाते उसको रेफर मोतिहारी कर दिया जाता है। जनता किससे उम्मीद लगाए? उनका कैसा बीमारी में रेफर हुआ है तो हम कहेंगे, दिन भर तो अस्पताल में हम लोग बैठे रहते नहीं। अस्पताल में जो सुविधा है, जितना सीरियस चीज़ों को अस्पताल टेकल कर सकता है उतना तो करेगा। अगर जिस चीज़ की व्यवस्था ढाका में नहीं होगी, अगर या जिसको रेफर करने के लायक होगा, तो कोई भी हॉस्पिटल उसको बाहर की तरफ अपने से ऊपर के अस्पताल में रेफर करेगा। अगर कोई ऑथेंटिक विषय आपके पास है, हम विधायक हैं, विधायक नहीं है, कोई विषय नहीं है, लेकिन अस्पताल के बारे में मुझे जानकारी है। अगर कोई ऑथेंटिक बीमारी की जानकारी है, पेशेंट का नाम है, तो आप हमसे पूछेंगे तो हम तुरंत आपको 2 मिनट में जवाब उसका देंगे। अच्छा, कोई विधायक अपना या अपने परिवार का इलाज कराने सदर अस्पताल में क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता मतलब? कोई नहीं जाता है। हम तो पीएमसीएच जाते हैं, हम तो आईजीएमएस जाते हैं। तो पीएमसीएच आईजीएमएस पटना में है,
आपके जिले की बात हो रही है। मोतिहारी में कोई बीमारी हमको हो तब ना सदर अस्पताल में हम जाएं, मतलब ऐसा कोई पोजीशन आया ही नहीं कि हमको सदर जाना पड़ा। आप ही बताइए कि लालू यादव के राज में 2005 के पहले क्या सदर अस्पताल में कोई मरीज जाता था क्या? नहीं जाता था। क्या ढाका के रेफरल हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता था क्या? आज तो सदर अस्पताल के लिए भी पैरवी करना पड़ता है। आज सदर अस्पताल में ब्लड बैंक है, मरीजों का लाइन लगा होता है, बेड मिलने के लिए पैरवी करना पड़ता है। क्या विपक्ष को ये भी समझ में नहीं आता है कि अगर इलाज हो नहीं रहा है तो पैरवी करना क्यों पड़ता है? अगर व्यवस्था वहां ठीक है, जो होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी उम्मीद है आपको और हमको वो चीज़ नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये आप कह कैसे सकते हैं कि वहाँ इलाज नहीं हो रहा है? इलाज नहीं होता तो लोग जाते कैसे? पहले तो बैल भैंसी बना होता था हॉस्पिटल में, कुत्ता मिल जाता हो बेड पर बैठा हुआ। अभी तो आपको डॉक्टर मिलते हैं, इलाज करते हुए डॉक्टर मिलते हैं, वहाँ व्यवस्था है, वहाँ एक्सरे हो रहा है, वहाँ MRI की व्यवस्था है वहाँ पर। तो समझना पड़ेगा लोगों को ना। ठीक है, गड़बड़ी से इनकार नहीं किया सकता है। हम आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो नीतीश जी और मोदी जी दिल्ली पटना बैठ के सब गड़बड़ी थोड़े देख देंगे। जनता की अदालत में आप पे अगला आरोप है 178 वोट से आप चुनाव हारे हैं। क्या अगर ये सिचुएशन उल्टा होता, 178 वोट से अगर फैसल रहमान चुनाव हारे होते कोर्ट चले जाते हो और ये जो फर्जी वोटिंग का जो मामला होता, तो क्या पवन जायसवाल जी आवाज उठाते कि वो करते? तो हम खोज के लेके देते उनको। हम चुनाव जीत जाते तो हम खोज के देते कि ना ना फर्जी वोटिंग हुआ है, गड़बड़ी हम आपको दे रहे हैं, कि उनका काम था खोजना। ये भाई एक बताइए ना जी कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते, मेरा दिमाग वहां तक नहीं जाता, हमारे वर्कर उतने सबल नहीं होते, उतने तेज नहीं होते, ये गड़बड़ी सामने तो आता नहीं। तो देश में ऐसा मामला क्यों नहीं हुआ? क्या वोटिंग तो और जगह भी फर्जी होते होंगे? बिल्कुल। कोई खोज नहीं पाता हो, कोई 27 के गम में भुला जाता हो, कोई 27 वोट से चुनाव हारा है, कोई 30 वोट से चुनाव हारा है। कोर्ट तो सभी लोग गए, 14 लोग कोर्ट गए। हाँ 14 लोग कोर्ट गए। हाँ। लेकिन लेकिन चर्चा पूरा बिहार में केवल ढाका विधानसभा का क्यों हो रहा है? का कारण है ना, कोई हमारे चेहरा पर चर्चा थोड़े हो रहा है। हम वैसा मानक लेके, वैसा तथ्य लेके आए हैं कि जो सुन रहा है वह सर्च कर रहा है। विधायक जी एक बात बताइए, ढूंढ कहाँ से लिया? कौन फ्लाइट से कब विदेश गया है, कौन फ्लाइट से कितना बज के कितना मिनट तक हमने सुना है चर्चा कहीं कि विधायक जी के पास ऐसा सूची है कि कब कौन कितना बज के कितना मिनट फ्लाइट पकड़ा है मुंबई दिल्ली में, और दुबई उतरा है, दोहा उतरा है, कतर उतरा है, कहाँ कितना बज के कितना मिनट पर उतरा है और कितना दिन से कितना, कहाँ से निकाल लिए? कहना है कि हम अगर कतर जा रहे हैं, हाँ तो बेटा को तो मालूम होगा ना कि पापा जी हमारे कतर गए। बड़ा मेहनत करना पड़ा होगा। ना? हाँ हाँ बिल्कुल। किस फ्लाइट से गए पता होगा ना? बिल्कुल। संबंधी को लगाया जाएगा तो संबंधी पता करके बताएगा ना। और जब आपको ये पता चलेगा कि हम सही चीज नहीं बताएंगे तो कतर से आना होगा कोर्ट में जवाब देने, तब तो सही चीज आप अपने बता दीजिएगा। बिल्कुल। पहले अनिकेत जी हमको ये बताइए ना कि अगर कोई रहमान साहब सऊदी में रह रहे हैं और उनके नाम पर फर्जी वोटिंग हो गया, ठीक है, हम अगर कोर्ट में उनको पार्टी बना दें तब तो आना पड़ेगा उनको, वैसे उनको अपने खर्च पर आना पड़ेगा उच्च न्यायालय में जवाब देने के लिए। कहीं विधायक जी खर्चा, कोई राजद के विधायक जी उनको नहीं देंगे, विधायक जी खर्चा नहीं देंगे आने जाने का भाड़ा, ठीक है ना। तो लोग चलाक है, लोगों को मालूम है कि जब हम वोट देने गेबे नहीं किए, हमको ना हमदर्दी पवन जायसवाल से है, ना हमदर्दी हमको राजद के विधायक से है, और तीसरा आदमी इसने मेरे नाम पर फर्जी वोटिंग कर दिया, हमको कोर्ट दौड़ना पड़ेगा, हमको तारीख करना पड़ेगा। तो देश के अंदर में जो लोग वोट देने नहीं गए, जिनके नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ, या देश के बाहर जिन लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ, हम लोगों ने संपर्क करके उन लोगों को, उनके परिजनों को बताया है कि मेरा कोई आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर आप फर्जी वोटिंग कराने में शामिल हैं तो आप विरोध में रहिए, अगर आप शामिल नहीं हैं तो कृपया अपना डाटा हमको दे दीजिए ताकि न्यायालय को हम दे दें। शपथ पत्र दे दीजिए। तो देश के अंदर से तो शपथ पत्र भी हम लोग ले रहे हैं, और देश के बाहर हैं, अगर वो अपना फ्लाइट नंबर सही हमको दे रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है इसमें? इसके लिए खोजना नहीं पड़ा, इसके लिए जागरूकता पैदा करना। तो इसका मतलब सही से अगर न्यायिक प्रक्रिया अगर हो गई, सही से टोटल जांच अगर हो गया, तो निश्चित रूप से ये चुनाव रद्द हो जाएगा। कोई गलती होता है हमें तो नहीं लग रहा है जी। चुनाव आयोग का जो निर्णय आया उसको भी हम मान ही रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमको जो गड़बड़ी दिखा ये चुनाव आयोग से जुड़ा विषय नहीं है, इसको लेके चुनाव आयोग में चुनाव के बाद नहीं जाना है। चुनाव समाप्त होने के बाद, प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये लेके जाना है कोर्ट में, यही रूल कहता है, इसलिए हम कोर्ट गए। पवन कुशवाहा है, पवन कुशवाहा जी का ये है कि अगर न्यायालय ने तय कर दिया कि आपकी हार हो गई है, तो 5 साल क्या योजना रहेगा पवन जायसवाल जी का? अभी भी हम पहली बार थोड़े 15 से 20 में हम विधायक नहीं थे। 15 से 20 में जब कोरोना का दौर आया तो जीते हुए जो विधायक थे राजद के,
वो धरना बैठे थे कोरोना के टाइम में ढाका चौक पर, ये गड़बड़ी हो रहा है, वो गड़बड़ी है। और हम जो है मास्क लेके, सैनिटाइजर लेके गांव में भेजते थे, मास्क लेके गांव में जाते थे, भोजन का नाश्ता का पैकेट देखते थे, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते थे, जहाँ जहाँ सेंटर था कोविड का वहां तक पैकेट बनवा के जो प्रवासी मजदूर आते थे उन तक पहुंचाते थे। तो मेरे पास तो काम है, क्योंकि मेरा पद जा सकता है, पवन जायसवाल का कद नहीं जा सकता है। बिल्कुल, पद हमारे हाथ में नहीं है, पद तो जनता के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। उस समीकरण से उलटफेर हो सकता है। मेरा कद बना रहे इसके लिए हमको मेहनत करना। कि जनता से शिकायत है कि वोट कोई शिकायत नहीं। मेरी पहला दिन चुनाव के बाद हम निकले तो मैं कहा कि मेरी जनता से क्या शिकायत हो सकती है। जनता ने तो फर्श से अर्श पर पहुंचाया है, इसलिए जनता से क्या शिकायत होगा। जनता ने ही पवन जायसवाल को पहचान दिया, इसलिए जनता से कोई शिकायत नहीं है। मुझे मुस्लिम समाज के लोगों से भी कोई शिकायत नहीं है। मेरा शिकायत उन लोगों से है जो फर्जी वोटिंग करते हैं, कराने का प्रयास करते हैं, एक एक करके सब वोट किसी उम्मीदवार को देते, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्जी वोटिंग करा के जनादेश का अपहरण करना, जनादेश को बाधित करना, जनादेश को ढाका पर थोपने का प्रयास करना, हम इसके खिलाफ। हम किसी व्यक्ति और धर्म, मेरा धर्म हिंदू है, हम पूजा करते हैं, देखिए चंदन है, हम चंदन करके ही चंदन बढ़ा जाते हैं। हमको चुनाव जीतने के लिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ना तो हमको मस्जिद में नमाज पढ़ने की जरूरत है। हमको पूजा करना है, पूजा करेंगे, लेकिन मेरे जो मुस्लिम वर्कर हैं उनको मालूम है कि विधायक जी अपने धर्म को मजबूत करेंगे, कभी हमारे मस्जिद पर ईंट फेंकने वाले भी नहीं है। तो मेरा अपना एक काम करने का तरीका है। इसलिए जिनको ये चिंता है कि अगर कोर्ट ये कह दे उसके बाद विधायक जी क्या करेंगे, तो मेरा तो समाज सेवा, हम तो राजनीति को समाज सेवा में बदलने का काम किया। ये प्रमाण है कि सामूहिक शादी का प्रचलन नहीं था। सामूहिक शादी, अगला सवाल मेरा वही है कि इस बार चुनाव जब आप हारे हैं, कोर्ट का निर्णय क्या होगा तो कोई नहीं जानता है, क्या इस बार भी सामूहिक विवाह होगा वहाँ? मैं तो ये बराबर कह दिए हुए हैं कि सामूहिक शादी हम विधायक रहते हैं तब करते हैं, क्योंकि हम विधायक रहे हो बिना रहे इस काम को करेंगे, तो फिर जो विधायक बने हैं वो कौन काम करेंगे? वो कौन काम करेंगे? उनको भी तो कुछ काम देना। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम विधायक रहते, अपने समाज, अपने ढाका क्षेत्र के बहनों का शादी करा सकते हैं, तो जो वर्तमान विधायक है उनको भी कराना चाहिए। स्कूल थोड़े खोले हैं कि उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि आप भी इस काम कीजिए। जी जी जी। लेकिन मैं जब विधायक के रूप में ढाका की जनता का हमको जनादेश मिलता है तो मैं इस काम को करता हूँ। तो अभी जनादेश नहीं है और 6 महीना का ही मामला है, 6 महीना में क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये जनादेश मेरे पक्ष में आता है, पवन जायसवाल तो करता है तो करते रहेगा, इसमें तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इनकेस कोर्ट के हाथ में है, जो तथ्य है उस तथ्य से हमको पूर्ण विश्वास है कि ढाका भाजपा का होगा। पार्टी से कोई शिकायत तो नहीं है कि चुनाव में कहीं रहेगा? पार्टी ने तो पवन जायसवाल को तीसरी बार टिकट दिया, पार्टी से क्या शिकायत होगी? पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र के कार्यकर्ता, पार्टी के विचारधारा के लोग, पार्टी के प्रवासी कार्यकर्ता, राज्य से बाहर आए हुए जो आए थे, दिल से मेहनत किया, दिल से लोगों ने वोट भी दिया। सोशल मीडिया पर लगातार ये फोटो वायरल हो रहा है, चर्चा हो रहा है कि पवन जायसवाल जी अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, क्या बात हुआ था वहाँ? कुछ नहीं, अमित शाह जी हमारे नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पंक्ति के नेता हैं। तो चुनाव हार हुई थी, मामला कम अंतर का था, मामला विदेश में रहने वाले लोगों का था कि 378 विदेश में हैं, उनके नाम पर वोट गिर गया 398। तो ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक था कि गृह मंत्री जी हैं तो उनके समक्ष इस बात को रख देना, ऐसा ऐसा मामला है। चूँकि माननीय न्यायालय से तो पहले रिपोर्ट वहीं से मांगा जाता है, जानकारी मांगा जाता है कि भाई ये डाटा है, ये चाहिए, तो पार्टी नेतृत्व के समक्ष तो रखना ही चाहिए कि हम माननीय न्यायालय में जा रहे हैं। तो माननीय सांसद राधा मोहन जी के साथ हम लोग अमित शाह जी आपके पार्टी में वो चीज़ देखा जाता है, कोई ठीक नहीं रहता है, कब किसको उठा के कहाँ बैठा दिया जाता है। भाजपा में ही ना होता है, हाँ, तो हो नहीं सकता, नहीं जो बैठ गया वो हटने वाला भी नहीं है। राजद तो बैठ गया तो हटने वाला है। तो जो आपके चाहने वाले जो क्षेत्र के जनता है उनमें काफी उम्मीद है कि कुछ न कुछ बड़ा चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, लोगों को लोग वोट दिया तो उम्मीद रहेगा। लोगों को पहला उम्मीद ढाका के विधायक का है, इसलिए अभी यहीं पर रुकने की जरूरत है। जब हम राजनीति करते हैं, मेरा लक्ष्य कोई विधायक बनना नहीं है, हम विधायक बनने के लिए राजनीति शुरू नहीं किए, हम राजनीति करते हैं तो हमें जो मिलना है मिल ही जाएगा। हम लक्ष्य बना लें कि हमको यही बनना है, अगर वो नहीं मिला तो फिर उसी फेरा में हम जिंदगी भर लगे रह जाएंगे।
तो हम राजनीति करते हैं, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा चीज तो ये मिल गया कि समृद्ध और शक्तिशाली भारत हमको मिला जी, और जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिला और सुशासन की सरकार बिहार को मिल गया। आज सब कोई चैन से सो रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, तो ऐसा माहौल हमको बिहार को मिला है, देश को मिला है। एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, जिनको विश्व पितामह कह के लोग, नाम बताइए ना। राधा मोहन सिंह जी। राधा मोहन सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या देखते हैं? राधा मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पंक्ति के देश के नेता हैं जी, लोकप्रिय सांसद भी है मोतिहारी जी, 6ठी बार चुनाव जीते हैं, और उनका काम करने का जो तरीका है और संगठन को मजबूत करने का जो तरीका है अद्वितीय है। उसको इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि संगठन का जो रूपरेखा वो बनाते हैं, राज्य में कहीं भी उस तरह का रूपरेखा आपको संगठन का नहीं मिलेगा। दिन भर इसी में लगे रहते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं संगठन में। और मोतिहारी लोकसभा इस मामले में भाग्यशाली है कि जब लोकसभा के जब रेल समिति के रेलवे के स्टैंडिंग बोर्ड के काम सभापति थे, तब उन्होंने अपने लोकसभा के सभी रेलवे क्रॉसिंग को फ्लाईओवर स्वीकृत कराने का काम किया। ये काफी बड़ी चीज है और ये सराहना योग चीज है। पिपरा कोठी आपके नजर के सामने है, मोतिहारी का हाट, चरखा पार्क, ये मैरीन ड्राइव, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूछना नहीं है। 6ठी बार देश के प्रधानमंत्री का आगमन मोतिहारी में हो गया। आज़ादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री आए सभी मिल के भी 6 बार नहीं आ पाए। मोदी जी को अकेले वो 6 बार लेके मोतिहारी चले आए। काम करना ही है, जुड़ाव है नेता से, राजनीतिक पकड़ भी है, इस रूप से लेते। मीना बाजार चौक पे एक गांधी चौक है, और जस्ट उससे 65 कदम की दूरी पर एक अटल चौक का निर्माण हुआ है, जो अटल पथ को जोड़ता है, और अटल पथ के बीचों बीच अटल चौक का निर्माण हुआ है। क्या खराब विषय है? कैसा मतलब यह कार्य है? क्यों? मेरा ही कहना है कि गांधी चौक है जी। कुछ लोग राधा मोहन जी हटवाए हैं। तो मेरा मेन पॉइंट कहने का यही है कि कुछ लोगों का आरोप यह है कि जब यहाँ गांधी चौक था तो बगल में अटल चौक बनाने की क्या आवश्यकता थी? मेरीन ड्राइव, इसका मतलब मेरीन ड्राइव का नाम मीना बाजार रखना ठीक रहेगा क्या? नहीं, अगर वो मेरीन ड्राइव नाम है, मेरीन ड्राइव तो कोई कहा नहीं, कहते कहते पड़ गया, चूंकि मुंबई की तरह है। अगर उन्होंने अटल चौक दे दिया तो क्या इस देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता मिला, खुशी का विषय है कि नहीं? बिल्कुल है। विपक्ष के लोग उनके सम्मान करते थे कि नहीं करते थे? अगर उनके दिमाग में आया और उन्होंने एक चौक को अटल चौक कर दिया, ये कोई विषय तो फिर वहां के कुछ लोगों की मानसिकता में क्या हुआ है कि लगातार के लोग होंगे, उनको राधा मोहन जी से एलर्जी होगा, राधा मोहन जी के हर काम में गुना भाग निकालते होंगे। आप अटल जी की मूर्ति लग रही है, अटल जी ने इस देश के लिए जो बेहतर सपना देखा था, जो अपने समय में नहीं कर पाए, उसको नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आप उनके ही सोच पर एनडीए सरकार के सड़क पर चल रहे हैं और अटल जी की मूर्ति लग रही है, तो आप गांधी जी से उसकी तुलना करना शुरू कर दी। गांधी जी अपने जगह पर, अटल जी अपने जगह पर है, कौन सा विषय है? चलिए एक सवाल और आपसे मैं करना चाहता हूँ। बिहार वो जो कह रहा है उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि चरखा पार्क में सबसे बड़ा मूर्ति किनका लगा है? गांधी जी का। गांधी जी का। आप चले जाइए कचहरी चौक पे, गांधी जी साहब के बाहर किसका मूर्ति लगा है? गांधी जी का। कौन आरजेडी के लोग लगवाए थे कि राधा मोहन जी लगवाए थे? राधा मोहन जी लगवाए। सारा गांधी जी का, राधा मोहन जी का लगवाया हुआ है। एक चीज तो राजद के लोगों को याद रखना पड़ेगा कि मोतिहारी में जो राधा मोहन जी ने किया, व्यक्तिगत रूप से विरोधी हो सकते हैं, मेरा भी राजनीतिक मतभेद पहले था, तो मतभेद होना एक अलग विषय है, ठीक है ना? भाई भाई में मतभेद हो जाता अब सब ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा चुनाव के बाद राधा मोहन जी से बहुत अच्छा संबंध है, पहले भी संबंध अच्छे थे। राजनीतिक मतभेद किसी विषय पर हो सकता है, लेकिन अभी के समय में उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है। मुझे जब भी आवश्यकता पड़ती है उनका सहयोग मिलता है, और उनको मेरा सहयोग की कोई आवश्यकता है नहीं। चुनाव 5 साल पर आता है, पहली बार लोकसभा चुनाव में का समय जब आया तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भूमिका थी मैंने उसका निर्वहन किया। नीतीश कुमार जी के सरकार में जो शराबबंदी हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश में थाना खुल गया, ठीक है, थाना खुलने का मतलब क्राइम 100% बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। बताइए, घर में आप बालिग हो गए, पूरा घर का बोझ आप उठा लिए कि घर में कटता रहता है। अगर शराबबंदी हुआ, निर्णय अच्छा था कि नहीं था? बिल्कुल अच्छा था। ये तो राज्य के हित में था, बिल्कुल के लिए बहुत वरदान साबित हुआ। घर परिवार में झगड़ा समाप्त हो गया, शादी ब्याह में झगड़ा समाप्त हो गया, कोई फरमाइशी गाना पर मारपीट अब नहीं होता है। जो बारात लगने में 5 घंटा 8 घंटा लगता था, पता चलता है 2 घंटा में बारात लग गया।
शांति होगी। अब दारू बिक रहा है अगर, तो हमको और आपको अपना मानसिकता भी बदलना पड़ेगा जी। और हमारे और आपके मानसिकता, गलत मानसिकता में अगर प्रशासन आपको कॉपरेट कर रहा है तो वहाँ प्रशासन को दोषी माना जाएगा। बिल्कुल। कार्रवाई होता ही है, कितने दरोगा सस्पेंड हो गए, कितने अधिकारी सस्पेंड हो गए, कितने जेल चले गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी अच्छे चीज को लागू करने के लिए आम जनता का मानसिकता भी अच्छा होना चाहिए। आम जनता का ठीक है, लेकिन जिन लोगों का ठीक नहीं है वो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। विनय बिहारी जी सलाह दे रहे थे कि जितने भी दारू बिहार में पकड़े जा रहे हैं उन सब को बर्बाद करके मिट्टी में नहीं दफनाया जाए, बगल के राज्य जहाँ पे दारू चल रहा है उसको बेच दिया जाए। विनय बिहारी जी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे नेता हैं, उनके विचार को हम कैसे उसको गलत कहेंगे जी। मैं इतना दिमाग ये सब काम पर नहीं लगाते। अच्छा, हम सीधा जानते हैं कि शराबबंदी है तो शराबबंदी पूर्णतः होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को एक काम नहीं है। आरजेडी के लोग आरोप लगाते हैं कि जहां वो खोजो वहां दारू मिल जा रहा है। सबसे ज्यादा पीने वाला तो आरजेडी का लोग होगा सबसे ज्यादा दारू पीने वाला आरजेडी का लोग होगा। हाँ। क्योंकि इनके समय में गांव-गांव में दारू का दुकान ही लोग खुलवाते थे जी, ठीक है, भट्टी चलवाते थे। तो इन लोगों का काम ही है, तो इनको तो स्वाभाविक है दारू बंद होने सबसे ज्यादा दिक्कत यही लोगों को हो रहा है। इसलिए ये ज्यादा जाल फलूस बांधते हैं। ठीक है, दारू मिल रहा है अगर तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन के स्तर से कार्रवाई होता भी है, लेकिन एक ही काम प्रशासन के पास है नहीं कि दिन भर दारू के फेरा में पड़ा रहे। वो दारू के फेरा में पड़ता है तो लोग कहता है कि खाली दारू के फेरा में पड़ा हुआ है। इसलिए ये सब कोई विषय नहीं है। हमको आपको मानसिकता चेंज कर लेना है, तो जो बिकने वाला चीज भी है ना उसके प्रति भी मोह समाप्त हो जाए। नीतीश जी के बारे में 2 लाइन अगर बोलने को कहा जाए आपसे तो क्या कहेंगे? नीतीश जी ने बिहार को बहुत बड़ी पहचान दिया। बिहार को जो दाग था जंगल राज का, उस दाग को धोने में नीतीश कुमार जी और भाजपा एनडीए की सरकार की बहुत बड़ी योगदान है। आज हमारे बच्चे और आपके बच्चे पढ़ने के प्रति अगर उनमें ललक है, उसमें राज्य सरकार की बेहतर शिक्षा नीति भी, देश की शिक्षा नीति भी है। बेहतर सड़क, लड़कियों को बढ़ावा देना, साइकिल उपलब्ध कराना, पंचायत लेवल पर हाई स्कूल खोलने का प्रावधान करना, पंचायत स्तर पर इंटर स्कूल खोलना, ये सब चीज नीतीश जी ने किया है। महिलाओं को घर से बाहर निकाल के रोजगार के प्रति जीविका के माध्यम से रोजगार मुखी बनाने का काम करना, सरकारी जॉब में 33% महिलाओं को मौका देना, ये नीतीश जी का बहुत बड़ा काम है। देखिए, इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते। एक पुल के लिए तरसते थे हम लोग, एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 2005 के पहले विधानसभा में क्वेश्चन उठता था। 2010, 11, 12 तक ये हालात थी। आज ट्रांसफार्मर के लिए आपको तरसना नहीं पड़ता है। हर घर तक सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया है, हर गांव तक सड़क बनाने का काम किया है। तो नीतीश कुमार और एनडीए का काम अतुलनीय है और इसको स्वीकार करना चाहिए। वोट तो केवल काम के आधार पर नहीं हो सकता। वोट तो समय परिस्थिति के हिसाब से, जाति, पार्टी, पैसा, इन चीज़ों के आधार पर 10-20% बदलता है। तो ये कोई विषय नहीं है। नीतीश जी ने जो किया है। वर्तमान में विधायक के पद पर फैसल रहमान जी हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे एक मित्र के या एक कॉम्पिटिटर के तौर पे कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए? सलाह उनको क्यों देंगे, ये बताइए। चुनाव लड़े हैं, बुद्धिजीवी होंगे तब चुनाव लड़े हैं। 1,12,700 समथिंग लोग वोट दिया, 178 लोग ज्यादा वोट दिया, तो उतना अकल देने वाले लोग भी होंगे। तो निश्चित रूप से जितना दिन के लिए विधायकी कर सकते हैं 178 दिन तक, उतना दिन में जो अच्छा काम करना, मतलब 178 दिन तक, मतलब 78 दिन तक ही विधायक रहेंगे वो? 6 महीना ही ना। न्यायालय का क्या, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि 6 महीना में निर्णय कर देना है, अगर उपलब्ध हो तब। तो हम साक्ष्य देने को तैयार हैं। तो अभी 178 दिन की बात हम न करेंगे, हम क्या मतलब पूरा 5 साल की बात हम कहें? नहीं, अभी तो ये उतना ही क्या बात होगा। कम समय में जो कर सकते हैं करें, क्योंकि पिछले 5 साल में तो कुछ कर नहीं पाए थे। पिछले 5 साल में 15 से 20 में तो कुछ कर नहीं पाए। घाट में ईंट जोड़ नहीं पाए, नया स्कूल एक भी नहीं खोल पाए। तो 178 दिन में क्या हुआ? अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, देखे कि कहीं पुल निर्माण हो रहा था तो फोन करके वहां पे फोन करके बोला गया कि काम रोकिए, काम रोकिए, ऐसा ही इतना हम सुने थे। कौन बोल रहा है? तो मुंशी बोल रहा है। हाँ। एस्टिमेट क्या है? हाँ। बताइए, किसी मुंशी को फोन पर एस्टिमेट के बारे में क्या जानकारी होगा? निकेत जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पूछा जाए एस्टिमेट क्या बता पाएंगे आप? नहीं। काम कराने का तरीका है, अगर हमको शिकायत मिली है तो हम सीधा पदाधिकारी को कहेंगे कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इनको बंद कराइए, जांच कराइए। बंद करने के लिए हम क्यों कहेंगे? जांच कराइए आप पदाधिकारी
प्रतिनिधि हैं, लिखित दीजिए ना भाई, आप रिटर्न भी देंगे, आप बड़ी अधिकारी को लिखिए, जांच होगा। लेकिन हर आदमी के काम करने का अपना तरीका होता है। ये पूछ देना, बात करना कोई गुनाह नहीं है। कम समय में अगर मुंशी से बात कर लिए तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन काम बंद करने के लिए पदाधिकारी से बात चला जाओ, ये सब अच्छी बात नहीं है। उसको तो ठेकेदार को टाइम मिला हुआ है कि 6 महीना में काम करना है। इसी तरह नेता के फोन पर वो काम बंद करते रहे तो 6 महीने बाद उसको जो है फाइन लगेगा 10%। चलिए, जनता की अदालत में अंतिम आरोप आप पर है, यानी कि सवाल उसको आप कहें कि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। आरजेडी के लोग, ये मतलब विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, सम्राट चौधरी के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या सच्चाई है इसके में? आरजेडी वाले का दिमाग से ही लोग थोड़ा गड़बड़ हो गया जी। माननीय न्यायालय के आदेश से जो अतिक्रमण खाली होता है और गांव गंवई में झगड़ा रहता है तो एक के खिलाफ दूसरा कोई कोर्ट जाता है, सरकारी जमीन कब्जा किया है, रास्ता कब्जा किया है, ऐसे मामले जब न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय से अतिक्रमण हटाने का आदेश होता है जी, तो उसके आधार पर खाली हो रहा है। और शहरों में जो खाली हो रहा है वो जो रास्ता अतिक्रमित है उसको खाली किया जा रहा है। तो कौन आदमी कहेगा कि शहर में जाम लगा रहे, शहर में अतिक्रमण हो, दुकान पूरा सड़क तक चलावे। अगर नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत शहरों में अगर सड़क को क्लियर करा रहा है, सड़क के दुकानों को अलग शिफ्ट करा के अगर खाली कराता है तो इसको गलत तो कहा नहीं जाएगा। ये तो अच्छा है। और गांव घर में, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमको तो अपने क्षेत्र के किसी भी गांव में बेवजह अतिक्रमण खाली होते मैंने नहीं देखा है। जहां भी हम देखे हैं, हमारे यहाँ परसा में खाली हुआ, गड़हिया में खाली हुआ, हसनपुर में हुआ, घोड़ासान में हुआ, जहां भी हुआ वो न्यायालय के आदेश से। जी, लेकिन जिसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास खतियानी जमीन पर घर है या दस्तावेजी अपने जमीन पर घर है तो वहां बुलडोजर जा ही नहीं सकता है। क्यों जाएगा? कोई भी सरकार होगा भाई, क्यों जाएगा? पटना में जमीन पर नहीं घर है जी। अगर न्यायालय के मामले में न्यायालय का आदेश होगा जी, किसी भी राज्य सरकार का, पुलिस का क्या काम होगा? न्यायालय के आदेश का पालन करना। अब ये बेतिया राज का जो विषय एक अलग विषय है। बेतिया राज में भी सरकार का निर्णय है कि बेतिया राज में बड़ा बड़ा जो प्लॉट है, जो खाली प्लॉट है, सबसे पहले उसको अच्छे कामों में उपयोग कर देना जी, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है जो सरकार का निर्णय होगा उसको हर कोई मानेगा ही। लग रहा है कि सरकार का अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है तो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, पूर्व विधायक हैं, किसी को लोग बताएं, हम लोग सरकार के समक्ष उसको लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई मामला हम तक आया नहीं है, इसलिए इसके बारे में चलिए चलते चलते आपसे एक सवाल है कि ये जो शो स्टार्ट हुआ है बिहार की धरती पर, एक नया सोच के साथ इस शो को स्टार्ट किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? इस आपको धन्यवाद देंगे विशेष रूप से, आप हमारे जिले से हैं, नौजवान हैं, अच्छा काम आपका रहा है, सामाजिक गतिविधि रहा है, और अपने ये अदालत द ट्रूथ आपने जो शुरू किया है इसके लिए हमारी शुभकामना है। और आने का उद्देश्य भी है, आने के लिए भी मैंने सहमति दिया। तो मेरा पहला सोच यही था कि आपके हौसला की अफजाई करें, क्योंकि हम आपके ज़िले से हैं, आपके अच्छे कामों में हम आपके सहयोगी रहे। आप भी सामूहिक शादी कराए थे, मैं वहाँ गया था, तो एक अच्छा प्रयास आपका है। और अच्छे प्रयास में मैं किसी भी नौजवान, कोई व्यक्ति अगर शुरू करता है तो हम निश्चित रूप से बढ़ाते हैं। ये आके इंटरव्यू देना मेरा उद्देश्य सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी तो है कि आपकी हौसला को हम बढ़ाएं कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब समाज में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो समाज में खड़े होने वाले एक समाजसेवी ही होते हैं जो आगे चल के आपके जनप्रतिनिधि बनते हैं, आपके नेता बनते हैं। तो निश्चित रूप से मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही बताना चाहता हूं कि यह शो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। आपके जनप्रतिनिधि, आपके नेता और आपके बीच में मैं खड़ा रहता हूं, आपके सवालों का जवाब यहां ढूंढता हूं, यहां पूछता हूं। और सीधे तौर पे, क्योंकि आम जनता का सवाल जो है चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे, चौक चौराहे पे ही दम तोड़ देता है। तो यह शो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट इसलिए किया गया है कि आम जनता का सवाल सीधे नेताजी से पूछा जा सके, समाज सेवी से पूछा जा सके, या फिल्म स्टार जो भी हैं उनसे पूछा जा सके। तो कैसा आपको यह शो लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। और निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया के तमाम सोशल साइट्स पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या एक्स को सब्सक्राइब करें और अपने हिसाब से सोचे। और आने वाले जो भी एपिसोड हैं, अगर कोई यहां पे अतिथि आ रहा है तो उनसे जुड़ा हुआ सवाल आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।